नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ईंधन, फ्यूल। ठीक है, इससे एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एनसीईआरटी है ये सारा इसमें कवर किया गया। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वे पदार्थ जिसके दहन के परिणाम स्वरूप ऊष्मा, ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है क्या कहलाती है? तो वैसा पदार्थ जिसको हम लोग जलाते हैं, दहन करते हैं, कंबशन करते हैं, तो उसमें ऊष्मा, ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होता है, उसको हम लोग ईंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दहन कंबशन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो ईंधन की जो रासायनिक ऊर्जा तो वो उसमें ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी में परिवर्तित होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चारकोल का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है? देखिए, चारकोल जो होता है ना, वो जब लकड़ी को हम लोग भंजन आसवन करते हैं तो उसके बाद हम लोग को क्या मिलता है? चारकोल मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक आदर्श ईंधन है, यानी कि आइडियल फ्यूल किसको कहा जाता है? तो देखिए, आइडियल फ्यूल जो होता है वो सस्ता होता है और सुलभ होता है, यानी कि सस्ता, कम खर्च में मिल जाता है और तुरंत अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, उसका उसमें मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है ना वो हाई होता है, उसमें मान मतलब उसमें हीट ज़्यादा होता हो। दहन के समय कोई विषैला गैस ना निकलता हो और ना ही कुछ मतलब उससे अवशिष्ट पदार्थ निकलता हो जो पर्यावरण को हानिकारक पहुंचा सके। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? ये सब होता है, ये सारा ही इसका आंसर हो जाएगा और ये सब गुण होना चाहिए एक आदर्श ईंधन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के जलने पर सर्वाधिक तापमान वाली ज्वाला का रंग क्या होता है? जब भी कोई गैस को जलाते हैं तो उसमें एक रंग निकलता है, लाल होता है या तो वो ब्लू हो सकता है या फिर वो पीला हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के रंग होता है। तो हम लोग इस रंग से पता करते हैं कि किसमें ज़्यादा हीट है, यानी कि किसमें ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो अक्सर हम लोग देखते हैं तारों में जो होता है ना एक कलर आता है, उसको कहते हैं ब्लू, जो जलता है। जैसे हम लोग को सूर्य है, पीला है, दिखता है हम लोग को पीला है। ठीक है, तो ये जो कलर है ये कैसे हम लोग जानेंगे कि उसमें कितना हीट है? तो उसको कलर के अनुसार। और सबसे ज़्यादा जो हीट होता है, ताप होता है, वो होता है नीला में, जिसको ब्लू कलर का जो जलता है। ठीक है, उसके बाद नीला के बाद अगर थोड़ा सा कम उसमें जो हीट रहता है वो होता है पीला, फिर उससे कम होता है नारंगी और सबसे कम जो होता है लाल। जो लाल जलता है यानी कि उसमें सबसे कम हीट होगा, और जो नीला रहता है वो सबसे ज़्यादा हीट रहता है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। या देखिए, ये हम लोग 10th से 9th से हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा, जिसको अभी तक आप लोग को पता चल गया, जवाब भी बहुत ने दे दिए होंगे। क्या होता है इसको जरा समझिए। अगर समान तापमान, अगर टेम्परेचर को हम लोग समान रखते हैं और दाब को समान रखते हैं, यानी कि कांस्टेंट कर देते हैं, समान रखते हैं। ठीक है, तो समान आयतन के जो भी गैस रहेगा, समान आयतन की जो भी गैस रहेगा, उस पर जो उसके जो अणुओं की संख्या होगी ना वो समान होगा। ये बोला जाता है, ये कहा जाता है एवोगाड्रो का नियम। ठीक है, आप लोग कमेंट में कीजिएगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बताइएगा कि एवोगाड्रो की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, उसका संख्या लिख के बताइए। चलिए, वनों में लगने वाली आग तथा वायु में फास्फोरस का जलना किस प्रकार का दहन है? तो वनों में जो आग लग जाता है या फिर फास्फोरस वायु में जलने लगता है, वो किस प्रकार का दहन है? तो वह स्वतः लगता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो कम्बशन या फिर स्वतः दहन। रॉकेट में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, रॉकेट में जो प्रयोग होता है ईंधन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्रणोदक। ठीक है, प्रोपेलेंट, इसी को कहा जाता है प्रोपेलेंट इंग्लिश में। कई के पास सिर्फ प्रोपेलेंट ही दिया जाता है, प्रणोदक को नहीं देता है, तो इसलिए इंग्लिश वाला आप लोग जरूर याद रखिएगा। हर आंसर में हम लोग इंग्लिश को इसको मेंशन किए हैं ताकि आप लोग की इंग्लिश भी याद रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोयले के निष्कर्षण के अंतिम भाग में कौन सा कोयला प्राप्त होता है? देखिए, जब कोयला निकलता है ना तो उसमें बहुत सारा इंप्यूरिटीज होता है, उसमें जल होता है, यानी कि उसमें मॉइस्चर होता है और इंप्यूरिटी भी होता है। तो जैसे जैसे इंप्यूरिटी को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो वो शुद्ध कोयला बनते जाता है। और जो बढ़िया कोयला रहता है, जिसको माना जाता है कोयले के जो सबसे अंतिम भाग में जो बनता है निष्कासन में, उसको बोला जाता है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा जो होता है 90 से लेकर के 98% तक कार्बन की मात्रा होती है। या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जिस कोयले में जितना कार्बन की मात्रा होता है उस कोयले को उतना अच्छा कोयला माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंथ्रासाइट, क्योंकि कोयले के निष्कासन का अंतिम भाग कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। चलिए, पृथ्वी की सतह के नीचे कार्बनिक पदार्थ के विघटन से निर्मित ईंधन को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल या फिर जीवाश्म ईंधन, इसी को बोला जाता है। क्या हुआ था करोड़ों साल पहले? क्या हुआ था, जो भी पेड़ पौधा था किसी कारण से दब गया, जीव जंतु सब दब गया, और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो धीरे धीरे कोयला और जीवाश्म में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसी को बोला जाता है जीवाश्म, इसीलिए इसको जीव के नाम से लिखा जाता है, जीववाष्प। ठीक है,
चलिए अब देखिए कोयले के प्रकार। तो देखिए बेसिकली हम लोग जो देखते हैं ना, कोयले के 4 प्रकार होता है। कौन कौन सा होता है? तो पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये 4 मुख्य कोयले का प्रकार होता है। ठीक है, आप लोग को याद कौन कौन सा करना, देखिए बेसिकली कोयले का नाम तो आप लोग को याद ही रखना है। उसका जो होता है ना, ये मतलब इसका निर्माण की अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था से लेकर ये पहले तो आप लोग ये याद रख लीजिए, ये पूछा जाता है। ठीक है, और एक ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि मुख्य उपयोग और कार्बन की मात्रा इसमें जो होता है, इसको एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं। पिट, ठीक है, पिट जो होता है ये प्रारंभिक स्टेज होता है, सबसे प्रारंभिक स्टेज होता है, और उसमें मॉइस्चर और इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से कार्बन की मात्रा बहुत कम हो जाता है। मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो कार्बन की मात्रा कम होगा, यानी कि 50 से 60% ही कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा कम हो जाएगा तो इसमें जो ईंधन के जो होता है कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और इसको यूज़ क्या कहाँ करते हैं? ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, ये सीमित प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम हीट देता है, जिस कारण से इस ईंधन के रूप में करता है और बहुत कम। ठीक है, इसके बाद जो होता है कोयले का प्रकार है वो होता है लिग्नाइट। ठीक है, यह इसमें लगभग जो होता है ना 60 से 70% तक कार्बन होता है, और इसमें नमी जो होता है ना इसमें तो बहुत अधिक होता है, इसमें अधिक होता है। ठीक है, और ये मध्यम कैलोरीफिक पावर होता है, यानी कि यह उसमें ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम देगा। ठीक है, मध्यम देगा। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? विद्युत संयंत्रों में यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं तो उसमें कोयले को जला के हीट जो थर्मल पावर होता है उस पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है बिटुमिनस। ठीक है, अधिक विकसित अवस्था होता है, और इसमें कार्बन की जो मात्रा होता है ये 70 से 85% होता है। इसका जो कैलोरिक पावर होता है ये उच्च होता है। ठीक है, इसमें इम्प्योरिटी या मॉइस्चर कम होता है। घरेलू एवं औद्योगिक, देखिए पूछा गया है क्वेश्चन ये वाला एक बार, इसीलिए देखिए इस क्वेश्चन इसी से वो वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। पूछा गया तो क्वेश्चन में कि हम लोग जो घरों में जो कोयला जलाते हैं वो कोयले का कौन सा प्रकार है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इस तरह था कि घरेलू उपयोग में प्रयोग किए जाने वाले कोयले का प्रकार कौन सा है, तो उसका आंसर होता है बिटुमिनस। लिग्नाइट नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, उसका आंसर बिटुमिनस, यानी कि घरों में जो हम लोग कोयला जलाते हैं नॉर्मली उसका कौन सा है? बिटुमिनस। घरेलू उद्योग या घरेलू उपयोग में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, और जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोयला का होता है यानी कि उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। ठीक है, इसमें अत्यधिक कम मॉइस्चर या फिर जो इम्प्योरिटी होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 98% तक होता है। ठीक है, सबसे अधिक ऊष्मा यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है इसका सबसे अधिक होता है। उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन के रूप में धातु कर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोयले के 4 प्रकार हैं। अगर हम इससे क्वेश्चन बनाते हैं तो अभी कम से कम 10-15 क्वेश्चन बनता, तो उतना क्वेश्चन करने से बेटर है कि इस चार्ट को याद रख लो। चलिए नेक्स्ट है पेट्रोल और विमान। ठीक है, पेट्रोल और विमान ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पेट्रोल और ईंधन, विमान ईंधन, जिसको प्रणोदक भी बोला जाता है, तो इसके जो गुणवत्ता होता है इसको हम लोग किससे कहते हैं? इसको हम लोग निकालते हैं ऑक्टेट नंबर से। ऑक्टेट नंबर से ही बताता है कि यह जो पेट्रोल है या प्रणोदक है कितना प्योर है। ठीक है, प्योरिटी उसको बताता है ऑक्टेट नंबर। अब इसी तरह से जब हम लोग पेट्रोल और प्रणोदक का हम लोग देख लिए, तो डीजल का भी तो होगा कोई निकालने का तरीका। तो डीजल का जो गुणवत्ता प्रदर्शित करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको सेटन नंबर कहते हैं, सेटन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पेट्रोलियम में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो पेट्रोलियम, देखो पेट्रोल अलग होता है, पेट्रोलियम अलग होता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल को बनाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम जब निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से तो होता है पेट्रोलियम। ठीक है, इस तरह कंटेनर में भर भर के आता है, देखे होंगे आप लोग, और उसका कलर ब्लैक होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे फिर लाया जाता है वहाँ से, फिर प्यूरीफाई करके इस पर कई सारे स्टेज होता है, हर स्टेज में अलग अलग चीज़ें निकलता है इससे। ठीक है, पेट्रोल निकलता है, एलपीजी गैस निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, मोम निकलता है। ठीक है, तो ये सब निकलता है इसी से, पेट्रोलियम से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया पेट्रोलियम में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो आप लोग को पता होगा, कार्बन जलता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन और सल्फर, ये सब निकलता है। ठीक है, इसमें पेट्रोलियम का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है? हम इसे 2 क्लास पहले एक टॉपिक करवाए थे, द्रव और उनकी अवस्थाएं, मैटर एंड इट्स स्टेट। उसमें एकदम क्लियरली हम मेंशन कर दिए थे पेट्रोलियम का किससे होता है। ये होता है किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बोले थे कि जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से के द्वारा इसको निष्कासित किया जाता है, मतलब प्यूरीफाई किया जाता है। और जिसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है उसको सिर्फ डिस्टिलेशन से के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभागी यहाँ पे लिखा है, प्रभाजी होगा, प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रभागी लिख दिया गया है, प्रभाजी होगा। पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ किसके उपयोग किया जाता है? जब पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, जो सबसे अंतिम पदार्थ निकलता है या इसको अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, उस पर कौन कौन सा निकलता है? तो उस पर बिटुमेन, तार और मोम निकलता है। ठीक है,
एक पौधा होता है जेट्रोफा नामक वनस्पति है, इससे कौन सा ईंधन बनाया जाता है? आप लोग पढ़े होंगे एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, एसएससी रेलवे सब एग्जाम में पूछा गया है, किसी में ऐसा नहीं होगा जो इसमें छोड़ा गया होगा इसको। ठीक है, तो जेट्रोफा जो नामक वनस्पति है, इससे हम लोग बायोडीजल बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? बायोडीजल। इस तरह से गोल गोल टाइप का हरा हरा फल होता है उसका, देखिए होंगे आप लोग। चलिए, पेट्रोलियम के परिष्करण यानी कि रिफाइनिंग में सबसे पहले कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है? तो देखिए, पेट्रोलियम का जब निष्कासन किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले वो पदार्थ निकलता है जिसको जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता होगा, जिसे तुरंत आग पकड़ लेता है। तो सबसे पहले क्या होता है? पेट्रोलियम गैस निकलता है। पेट्रोलियम गैस में तुरंत आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, इसी को हम लोग आम भाषा में इसी को कंप्रेस करके एलपीजी लिक्विड बना दिया जाता है इसी को, और लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको आम भाषा में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा निकलता है? पेट्रोलियम। चलिए, अब इसके बारे में पेट्रोलियम में कौन कौन सा पदार्थ निकलता है, किस तरह से निकलता है, सब हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। विभिन्न संगठन एवं उसका उपयोग। चलिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक क्या क्या है और उसका उपयोग कहाँ करते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले जो होता है ना, पेट्रोलियम गैस निकलता है जिसको आमतौर पे हम लोग एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको कंप्रेस करके बनाया जाता है। इसको क्या खाना बनाने में, प्लास्टिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है पेट्रोलियम, पेट्रोल, माफ कीजिएगा, पेट्रोल आता है उसके बाद। पेट्रोल या फिर इसी को गैसोलीन या गैसोहॉल भी कहा जाता है। पेट्रोल वाहन के ईंधन के रूप में हम लोग करते हैं इसका यूज़। फिर आता है केरोसिन, पेट्रोल के बाद निकलता है केरोसिन, इसका यूज़ जेट इंजन के ईंधन के रूप में, पैराफिन के निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है डीजल, उसके बाद जो बनता है डीजल। ये सब जैसे जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से गिरते जा रहा है। ठीक है, यानी कि केरोसिन के बॉइलिंग पॉइंट से डीजल का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, ये कम है, ये तुरंत इससे जल्दी आग पकड़ता है। ठीक है, तो डीजल में क्या होता है? भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस इत्यादि में या मशीन ईंधन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है स्नेहक तेल, जिसको हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल भी कहते हैं, जैसे कि मोबिल ऑयल हो गया, मोम हो गया, पॉलिश आदि के निर्माण में किया जाता है इसका यूज़। फिर आता है फ्यूल ऑयल। ठीक है, जलयानों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है अपशिष्ट। ठीक है, जो हम लोग बोले अभी, इसका भी एक आंसर करवाएं तो ऊपर में, बिटुमेन सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग आमतौर पर अलकतरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कोक, उसके बाद एसफाल्ट, उसके बाद टार निकलता है, फिर मोम निकलता है, इस तरह से कई सारी चीज़ें और भी निकलता है। ठीक है, तो ये सब है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, देखिए, आपको YouTube में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, लेकिन ये जो वीडियो है ना, इसको देखिए, मेरा वीडियो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के बाद आता है। रीज़न रहता है कि एक टॉपिक पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी, फिर उसका नेट पे सर्च करते हैं और उसके प्रीवियस ईयर सर्च करते हैं, फिर हम आप लोग के लिए क्वेश्चन बना के लाते हैं। ऐसे नहीं कि हम उठाएं, अगर हमको ऐसे क्वेश्चन बनाना रहेगा नेट पर दुनिया भर का, बस सर्च मारो, निकालो और डालते रहो, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं एकदम सीरियल वाइज और अच्छे से हम निकाल के दे रहे हैं इसको। ठीक है, आप लोग करते रहिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कोयले से गैस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब कोयला है उसको गैस बनाना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए, कोल कोकिंग बोलते हैं इसको, या फिर कोल गैस। अच्छा, कोकिंग जो होता है, कोक, ये क्या है? देखिए, कोयले को जब जला के शुद्धतम रूप में ले आया जाता है ना, तो उसी को कोक कहा जाता है। कोयला और कुछ नहीं, जब कोयला से इम्प्यूरिटी को निकाल दिया जाता है, जब कोयला से नमी को निकाल दिया जाता है, इम्प्यूरिटी को निकाल दिया जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है उसी को बोलते हैं कोक। ठीक है, तो कोयले से गैस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोल कोकिंग कहा जाता है उसको, या फिर कोल गैसिफिकेशन कहा जाता है, या फिर कोल लिक्विफिकेशन कहा जाता है, या फिर कोल रिफाइनिंग कहा जाता है। तो देखिए, हम तो बता दें कोल कोकिंग क्या होता है, शुद्धतम रूप को, ना कि उसमें गैस बनता है, इसमें गैस तो बनता ही नहीं शुद्धतम। तो इसको जो बोला जाता है ना, लिक्विफिकेशन यानी कि लिक्विड कर रहा है, इसको कोल गैसिफिकेशन कहा जाता है। जब कोयले से गैस को बनाया जाता है तो कोल गैसिफिकेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? देखिए, हम भविष्य का ईंधन किसको बोलेंगे? जो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो, हानिकारक ना हो, उसमें बहुत कम मात्रा या फिर ना के मात्रा में इस पर पॉल्यूशन हो, जो ग्रीन हाउस गैस के बढ़ाता ना हो। ठीक है, ये सब चीज़ जिसमें रहेगा उसी को हम लोग भविष्य का फ्यूल मानेंगे। ठीक है, और ये सब किस में पाया जाता है? हाइड्रोजन में पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, तरलीकृत पेट्रोलियम, जिसको हम लोग LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मुख्य रूप से किन गैसों से बनी होती है? तो हम लोग एकदम बचपन से बोल दो कि हम लोग शुरू से 9th से ही हम लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या क्या? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सर होता है। कौन सा? LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब आप लोग का एक होमवर्क रहा कि आप बताइएगा कि इसमें प्रोपेन की जो परसेंटेज होता है कितना होता है, और ब्यूटेन का, ठीक है, ब्यूटेन का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है। हम चाहते थे यहाँ पे बना देते, लेकिन आप लोग भी कुछ काम कीजिए। ठीक है, इसमें ठीक है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का जो परसेंटेज है, कितना मात्रा में दोनों रहता है, ये आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस, जिसको हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं। ठीक है, गोबर गैस भी हम लोग बोलते हैं इसको। इसका मुख्य घटक क्या है? इसका मुख्य घटक होता है मीथेन। चलिए अब देखिए मीथेन में क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है,
कितना मात्रा में कौन कौन सा पदार्थ अवेलेबल होता है। तो मीथेन माफ कीजिएगा, जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस में यानी गोबर गैस में, प्राकृतिक गैस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो 50 से 75% तो मीथेन होता है, इसलिए देखो इसको इसी को ही नाम दे दिया जाता है कि इसका प्रारूप होता है, यानी कि स्वरूप होता है किसका, प्राकृतिक गैस का, मीथेन को हम लोग बोलते हैं। इसके बाद जो मिलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना होता है 25 से लेकर के 50% तक। फिर होता है नाइट्रोजन 0 से 10%, फिर हाइड्रोजन 0 से 1%, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है 0 से 3%। इसके अलावा भी बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और भी कई सारी चीज़ें पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये मतलब रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ताकि पूछ देगा कई बार कि प्राकृतिक गैस या फिर जो गोबर गैस होता है, प्राकृतिक गैस होता है, उसमें से निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। तो आप में से इनमें से कोई 3 आप लोग को दे देगा, एक कहीं दूसरे से उठा के दे देगा, तो इसलिए इसको परसेंटेज और वो दोनों याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ईंधन की उपयोगिता मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ईंधन का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, उसका हीट के कारण, कैलोरीफिक वैल्यू के कारण करते हैं। तो जिसमें उसके मान जिसका ज़्यादा होगा ईंधन के, उसी को अच्छा माना जाएगा। ठीक है, और ये किस पे निर्भर करता है, उस पे मान पे, उस पे ऊर्जा पे निर्भर करता है। ठीक है, कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषित होता है, अभी बताएं। हाइड्रोजन से सबसे कम, यहाँ पे देखिए पेट्रोल डीजल कोयला से तो ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन से सबसे कम होता है। बायोगैस, ठीक है, संयंत्रों, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, ये सब इसी को बोला जाता है। बायोगैस से उत्सर्जित कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, तो अभी बताएं कि मीथेन को यूज़ किया जाता है। मानव निर्मित गैस भी इसी को बोला जाता है, गोबर गैस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तेल कुओं में तेल, जल और गैस किस आरोही क्रम में होता है, यानी कि सबसे पहले, फिर उसके बाद। ठीक है, तो सबसे ऊपर में जो तेल, जो भी हम लोग तेल गैस का जो कुआं होता है, सबसे ऊपर में सबसे पहले गैस निकलता है, सबसे ऊपर में रहता है गैस। ठीक है, सबसे ऊपर में कौन सा रहता है, गैस रहता है। फिर उसके जो नीचे रहता है वो रहता है तेल। ठीक है, ऑयल रहता है, तेल। फिर उसके जो नीचे रहता है तब रहता है वाटर, पानी। ठीक है, तो इस क्रम में रहता है। तो सबसे पहले कौन सा रहेगा, गैस, फिर तेल और फिर जल, इसका आंसर हो जाएगा ये। लाल तप्त कोक, ठीक है, लाल तप्त कोक पर भारी प्रभावी, माफ कीजिएगा, लाल तप्त कोक पर जब भाप प्रवाहित करते हैं तो कौन सा गैस प्राप्त होता है। आपसे ये पूछा गया है कि लाल तप्त कोक पे जब हम लोग भाप प्रवाहित करता है तो उसमें कुछ गैस निकलता है, तो उस गैस का नाम बताना है। ठीक है, क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जल गैस। ठीक है, वाटर गैस बनता है। चलिए, वाटर गैस हो गया, ये सब जितने भी गैस होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार डिटेल से हम यहाँ पे इसका जो स्क्रीनशॉट है ये लेके आए हैं। ठीक है, जो डिटेल पूरी तरह से हम पढ़े हैं इसको पहले, जब हमको लगा कि हाँ ये सही है तब हम आपको दिए। ठीक है, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, तेल गैस, प्राकृतिक गैस, ये सब पे कितना परसेंटेज किसका होता है ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, ये यहाँ सारा दिया गया है। आप लोग एक बार क्या कीजिए, इसको पॉज कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, जिसको लिखना है आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको आप लोग याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बायोगैस के उपयोग के बाद शेष बचे स्लरी का उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। क्या क्या उपस्थित होता है, तो खाद में एक चीज़ याद रख लीजिए, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जिस खाद में होता है उसको अच्छा खाद माना जाता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस यानी कि बायोगैस प्लांट का आविष्कार किसने किया था। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, जो अभी जो हम जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं, इस क्वेश्चन को बनाने में जितना मुझे समय लगा ना, सिर्फ इस एक क्वेश्चन को उतना हम समय दिए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था और बच्चे अक्सर इसमें कन्फ्यूजन में घूम जाते थे। ठीक है, कई इसमें ना बहुत सारा नाम आपको मिलेगा। ठीक है, बायोगैस के निर्माण, ये जो बायोगैस प्रणाली के निर्माण में एकदम बुक में भी ऐसा लिखा है ना कि मतलब पता नहीं उन लोग क्या सोच के लिख दिया, और नेट पे तो छोड़ ही दो, आप लोग सर्च कीजिएगा तो पता चलेगा। ठीक है, इस पर एक नाम आता है सर हेम्फ्री डेवी, एक नाम आता है राम बख्श सिंह और एक नाम आता है बी.डी. देसाई। ठीक है, बी.डी. देसाई, ये तीनों को ही लिखा गया है, किसी नहीं बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, गोबर गैस प्रणाली का जो विकास किया है, जो आविष्कार किया है, वो क्या था, सर बी.डी. देसाई। एकदम आँख बंद करके आप लोग इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, बी.डी. देसाई। इसके बाद एक नाम आता है, ये कई बुक में इसको भी डाला हुआ और नेट पे भी इसको डाला हुआ है कि सर हेम्फ्री देसाई ने ही इसका यूज़ किया था, बट ऐसा नहीं है। सर हेम्फ्री देसाई ने क्या किया था कि उन्होंने 1810 ईस्वी में सड़ते हुए जैव पदार्थ, ठीक है, यानी कि जो गोबर होता है या इसमें जो जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक जो पदार्थ होता है, उससे जब सड़ा जाता है तो उससे एक गैस निकलता है। तो इसने देखा कि अरे इससे तो कुछ एक गैस निकला जो जलता भी, इस गैस को इसने नाम दे दिया मीथेन। तो मीथेन गैस का जो खोज किया था, इसका श्रेय जाता है सर हेम्फ्री डेवी को। हेम्फ्री डेवी को इसका मीथेन गैस की खोज का श्रेय दिया जाता है हेम्फ्री डेवी को। ये ब्रिटेन का था। ठीक है, चलिए एक आता है नाम
डॉक्टर राम बख्श सिंह, ठीक है, डॉक्टर राम बख्श सिंह। डॉक्टर राम बख्श सिंह ने भारत में पहला वैज्ञानिक गोबर गैस संयंत्र बायोगैस प्लांट का विकसित किया था। इस कारण से इसको भारत में गोबर गैस का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोगैस इन इंडिया कहा जाता है। इसको डॉक्टर राम बख्श सिंह को, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या बोला है, एनसीईआरटी कहता है कि या फिर जो सरकारी जो प्रकाशित होता है उसमें कहा गया है कि IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस आविष्कार का श्रेय माना है, ठीक है। किसी इसमें बोला गया कि किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया गोबर गैस प्लांट का आविष्कार, ठीक है। इसने बोला कि IARI। तो यहाँ पे जो BD देसाई जो थे, जो यहाँ पे आंसर है इसका क्वेश्चन का, BD देसाई जी, इन्होंने इसी में संस्था में काम कर रहे थे। किसमें? तो IARI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते थे। और जब बायोगैस प्लांट जब बनाना था तो लीडिंग भी यही किए थे, सर BD देसाई ने ही लीड किया था, यानी कि इसका जो लीडिंग जो बनाने में तो लीड जो वैज्ञानिक थे यही थे और इन्होंने ही बनाया था। लेकिन इसके साथ एक पूरा टीम था, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी कहता कि नहीं, सिर्फ इसने नहीं, IARI यानी कि पूरा टीम ने किया है, इसलिए इसका नाम दिया गया है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में IARI और रहा तो IARI को टिक कीजिए, अगर BD देसाई रहा तो BD देसाई के टिक करें, अगर दोनों ही रहा तो आप लोग एनसीईआरटी से चलिएगा, हमेशा IARI को टिक कीजिएगा, ठीक है। अगर दोनों BD देसाई और IARI दोनों रहा तो IARI को टिक कीजिएगा, ठीक है। जबकि ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है, जो भी नाम देगा एक ही नाम देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि जो बायोगैस प्लांट था उसका निर्माण कौन कराया था? BD देसाई। सर हेम्फ्री डेवी ने कौन किया था, क्या किया था? तो मीथेन का खोज किया था। और फादर ऑफ इंडियन बायोगैस किसको कहा जाता है? राम बख्श सिंह को। तो तीनों नाम क्लियर हो गया होगा, जो पढ़ा होगा तो यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, अगर कन्फ्यूजन में होंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यदि बंद कमरे में कोयला और चारकोल को जलाया जाता है तो एक हानिकारक गैस निकलता है जिसको स्लो पॉइजन भी कहा जाता है, ठीक है। उसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कोयले या मैग्नाइट सिवान, ठीक है, सिम्स में अवशोषित मीथेन को क्या कहा जाता है? ठीक है, सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोयले या मैग्नाइट सिवान में जो अवशोषित मीथेन होता है उसको कहा जाता है कोल बेड मीथेन। और ये हमको जहाँ तक याद है, ये हाल फिलहाल 1 से 2 साल के अंतर में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, ठीक है। कोल बेड मीथेन, इसको याद कर लीजिएगा एकदम। पेट्रोल में जब अल्कोहल मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग एक चीज़ बताइएगा, पेट्रोल में अल्कोहल या फिर इथेनॉल, जिसको गन्ने का जो जूस से निकल बनाया जाता है, ठीक है, इथेनॉल भी बोलिए या फिर अल्कोहल बोलिए। तो पेट्रोल में जब इथेनॉल या अल्कोहल मिला दिया जाता है तो आप लोग ये बताइए सबसे पहले कि इसमें कितना परसेंट, अभी जो वर्तमान में मिलाया जा रहा है वो कितना परसेंट अल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको होमवर्क ले लीजिए, ठीक है, कितना परसेंट मिलाया जाता है आप लोग इसको कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसको गैसोहल या गैसोलीन कहा जाता है, ठीक है। पेट्रोल और अल्कोहल को मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो जब इसको हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो कौन सा पदार्थ निकलता है उसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्रोत से निकलने वाली ऊर्जा जिसे प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता है, या माफ कीजिएगा किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी, एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इसको ज़रा यहाँ समझ लीजिए ताकि आप लोग को आगे जो क्वेश्चन हम लोग बताएंगे उसको करने में ईजी होगा। रिन्यूएबल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जिसको हम लोग यूज़ करने के बाद फिर से उसको मतलब फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, वो खत्म नहीं होता जल्दी। ये पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, ठीक है, इसमें जो कोई हानिकारक गैस या वगैरह कुछ भी नहीं निकलता है। जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है जिसको इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि हाइड्रल यानी कि जल विद्युत होता है, सूर्य का जो प्रकाश है तो सोलर सिस्टम जो हम लोग बनाते हो वो हो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है? जिसको टिंडल या फिर वाइंड एनर्जी जो होता है उससे जो एनर्जी बनता है उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग एक बार ख़त्म कर देंगे, जिस एनर्जी को से एनर्जी निकालेंगे जिससे, और अगर वो एक बार ख़त्म हो गया तो फिर हम लोग उसको पुनः बना नहीं सकते, इसको बनने में करोड़ों साल लगता है, ठीक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। चलिए तो अब यह क्वेश्चन में आते हैं, किसी स्रोत से निकलने वाली ऊर्जा जिसे प्राकृतिक रूप से पुनः रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्रोत ऊर्जा अपूर्णीय है यानी कि नॉन रिन्यूएबल है? तो कौन सा है? तो सूर्य की किरण रिन्यूएबल है, पवन ऊर्जा रिन्यूएबल है, जल विद्युत रिन्यूएबल है, कोयला एक बार जला के खत्म कर देने से फिर हम दोबारा कोयला को बना नहीं सकते, ठीक है। जब हम कहते हैं कि एक ऊर्जा स्रोत लगभग अनंत है और जल्दी खत्म नहीं होता है तो हम किस ऊर्जा स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं?
ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। किसको बोलते हैं? तो इसको हम लोग नवीनीकरण ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिखता है नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा के बीच का अंतर? ठीक है, तो बताइए। तो पहला में है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता, बिल्कुल सही है। और गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा सीमित है। ठीक है, ये सीमित है और खत्म हो जाने के बाद ये फिर हम दोबारा इसको बना नहीं सकते। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत अधिक प्रदूषित होता? बिल्कुल नहीं। नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो मतलब उसमें प्रदूषण होता ही नहीं है। ठीक है, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। ठीक है, नवीनीकरणीय ऊर्जा यहाँ पे बोल दिया प्रदूषण फैलाता है, ये तो गलत हो गया। यहीं पे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत केवल जल आधारित है? बिल्कुल नहीं। पवन है, सोलर ऊर्जा है। नवीनीकरणीय ऊर्जा केवल घरेलू नहीं, इसको कई सारे जगहों पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर का। चलिए, पवन, सौर, जल और भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, को किस श्रेणी में रखा गया? तो रिन्यूएबल एनर्जी में इसको रखा गया, नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में रखा गया इसको। ठीक है, अपूर्णीय या फिर नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत क्यों समस्या उत्पन्न करता है? क्योंकि देखिए ये एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर बना नहीं सकते इसको बनने में करोड़ों साल लगता है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, इसमें बहुत सारा जो है प्रदूषण निकलता है। तो क्योंकि ये सीमित है और इसमें पूर्ति नहीं जल्दी किया जा सकता, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की मुख्य विशेषता क्या है? उच्च प्रदूषण होता है? नहीं, ये गलत है। प्राकृतिक चक्रों द्वारा पुनः पूर्ति संभव है। प्राकृतिक चक्रों द्वारा पुनः, जैसे नदियों में क्या होता है कि बारिश हुआ, नदी भर गया, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? टरबाइन को चला के जल विद्युत उत्पन्न करवा लेते हैं। फिर ये उड़ जाता है, बारिश होकर फिर से ये भाप बन के उड़ता है, फिर से बारिश होता है, फिर से चलता है। सूर्य का प्रकाश भी इसी तरह से, ये एक बार होगा फिर खत्म होगा तो फिर से पुनः होते रहेगा ये। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्राकृतिक चक्रों द्वारा पुनः संभव है, जिसको नवीनीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए, पत्थर को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करना किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है? तो देखिए, पत्थर को जलाकर ऊर्जा बनाना, कोयला क्या है? पत्थर का ही प्रकार है जो जलता है, जो जीवाश्म से बना है। ठीक है, ये क्या हो गया? अपूर्णीय या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या कारण है कि गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग कम करना आवश्यक हो गया? क्योंकि इसको हम लोग बना नहीं सकते, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रहा है। ठीक है, इसका उपयोग पर्यावरण और जलवायु के लिए हानिकारक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा जैसे स्रोत को अक्सर क्यों हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी कहा जाता है? ऊपर में सारा हम पूरा क्लियर कर देंगे क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल होता है, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और ये कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसको पुनः बना सकते हैं मतलब कि पुनः प्राकृतिक चरण के द्वारा ये होते रहता है अपने आप। ठीक है, रिन्यूअल होते रहता है। गाइस, तो ये आज इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो मेरा पढ़ा हुआ अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।